बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज थ्रू क्रिस्टल्स। एक्सरे किस तरह से डायफ्रैक्ट करती हैं और हम यहाँ क्रिस्टल ही क्यों ले रहे हैं, ये हम जानेंगे आज के लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने आप लोगों के सामने एक डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम में क्या है ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। आइए सबसे पहले देखते हैं आज का जो हमारा आर्टिकल है उसका टाइटल। तो टाइटल में आप देख रहे हैं कि डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि डायफ्रैक्शन क्या होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, डायफ्रैक्शन क्या होती है? बेसिकली डायफ्रैक्शन बेंडिंग होती है। हम लोगों ने देखा था कि कोई भी वेव जब किसी भी छोटे से सुराख में से पास करे तो वो हमारे पास बेंड हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल में देखें, ये हमारे पास एक वेव है और ये वेव जो छोटे से होल में से पास करेगी तो देखिए ये किनारों की तरफ बेंड हो गई। ये है डायफ्रैक्शन किसी भी वेव की एक छोटे से सुराख में से। लेकिन स्टूडेंट्स जरा देखें, अगर आप डायफ्रैक्शन को और ज्यादा प्रोमिनेंट देखना चाहते हैं, वाज़े तौर पर देखना चाहते हैं, तो फिर आप स्लिट को छोटा कर दें। जब आप स्लिट को छोटा करेंगे तो आपको वेव का बहुत ज्यादा हिस्सा बेंड होता दिखाई देगा। तो हम कहेंगे डायफ्रैक्शन तो अब भी है, लेकिन अब जो डायफ्रैक्शन है वो बहुत वाज़े, बहुत प्रोमिनेंट है। इसका मतलब यहां से हम लोगों ने एक बात ये सीखी कि डायफ्रैक्शन क्या होती है, और दूसरी बात ये सीखी कि डायफ्रैक्शन को अगर आपने प्रोमिनेंट देखना हो तो याद रखिएगा जो आपका स्लिट है वो इतने छोटे साइज की होनी चाहिए कि वो आपके जो वेव है उसकी वेवलेंथ के बराबर या उससे भी छोटी हो। तो अगर आप डायफ्रैक्शन देखना चाहते हैं प्रोमिनेंट, तो फिर याद रखिएगा हमारे पास ये स्लिट बहुत छोटी लेनी है, जो वेव आप ले रहे हैं उसके साइज की या उससे भी छोटी। तो ये तो हो गया डायफ्रैक्शन। अब जरा देखें डायफ्रैक्शन किसकी पढ़नी है हम लोगों ने? एक्स रेज की। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा ये एक्स रेज क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि हमारे पास कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जो वैक्यूम में से भी पास कर सकती हैं। उनको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये कोई एक वेव नहीं है, ये 7 फैमिलीज हैं जिनमें आप लोग जानते हैं कि गैमा रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, फिर विजिबल रेज होती हैं जो हमारी आंख देख सकती है, जिसके अंदर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होता है। और फिर उसके बाद हमारे पास इंफ्रारेड रेज होती है, और फिर माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फैमिली। आप जरा देखें, यहां जो मैं बात कर रहा हूं इन सारी वेव्स को हम लोगों ने डिफरेंट फैमिलीज किस बुनियाद पर दी? याद रखिएगा, इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बुनियाद पर। जब हम बात करते हैं ना, इस पूरे स्पेक्ट्रम में जो सबसे ऊपर वाली वेव्स हैं इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। तो अगर आप देखेंगे ये कुछ इस तरह से नजर आएंगे, और जो नीचे वाली वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, वो कुछ इस तरह से दिखेंगे। अब आज हम बात कर रहे हैं किसकी? एक्स रेज की। और एक्स रेज तो आप देख रहे हैं ऊपर वाली जानिब है, इसका मतलब एक्स रेज जो है इनकी वेवलेंथ बहुत कम होगी। कितनी होगी? याद रखिएगा, एक्स रेज जो है एक्स रेज आर दी पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। और इनकी वेवलेंथ कितनी होती है? whose wavelength is order of 10 raised to the power minus 10 मीटर। स्टूडेंट्स, ये बहुत थोड़ी वैल्यू है। इसका मतलब एक्स रेज जो है उनकी वेवलेंथ बहुत छोटी है। तो ये तो हो गया हमारे पास एक्स रेज का थोड़ा सा तारुफ। तो आप लोगों ने देखा कि आपको डायफ्रैक्शन का भी पता चल गया और एक्स रेज का भी। अब डायफ्रैक्शन क्या कहती है? डायफ्रैक्शन कहती है कि हर वेव किसी सुराख में से या किसी ऑब्स्टेकल में से बेंड हो जाएगी। अब जब वो बेंड होगी, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि उसकी ये जो बेंडिंग है, उसकी ये जो डायफ्रैक्शन है, अगर आप प्रोमिनेंट देखना चाहते हैं, वाज़े तौर पर देखना चाहते हैं, तो उसकी शर्त क्या है कि हमारे पास वो जो स्लिट है वो बहुत छोटी हो, उसकी वेवलेंथ, जिस वेव की आप डायफ्रैक्शन देख रहे हैं उसकी वेवलेंथ के करीब हो। अब आप किसकी डायफ्रैक्शन आज देखना चाहते हैं? आप तो एक्स रेज की डायफ्रैक्शन देखना चाहते हैं। अब एक्स रेज की वेवलेंथ कितनी है? 10 की पावर -10।
ये बहुत कम वेवलेंथ है। तो फिर आपको अगर इनकी डिफ्रैक्शन प्रोमिनेंट देखनी है, वाज़े तौर पर देखनी है, तो जो स्लिट आपने लेना है, जो सुराख आपने लेना है जिसमें से इनको पास करना है, वो भी कितना हो, 10 की पावर -10 मीटर। स्टूडेंट्स, हमारे पास यूजुअली इतने छोटे होल्स या स्लिट्स नहीं एग्जिस्ट करते। तो हमें लगा कि शायद हम एक्सरे की डिफ्रैक्शन नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि इतना छोटा होल हम कहां से लेकर आए। लेकिन दो शख्स थे जिनको एक आइडिया आया, और वो थे W.H. ब्रैग एंड W.L. ब्रैग। ये दो लोग हैं, इनको ये आइडिया आया कि हमारे पास इतना छोटा सुराख एग्जिस्ट करता है, और उन्होंने ये सोचा कि जब भी आप किसी भी मेटल का क्रिस्टल लें, उस क्रिस्टल के अंदर एटम्स जो हैं वो बड़े तरतीब से जुड़े होते हैं। ये एटम्स बहुत करीब होते हैं, ये एटम्स इतने करीब होते हैं कि अगर आप इनकी स्पेसिंग देखें, इनके दरमियान डिस्टेंस देखें, तो वो 10 की पावर -10 होता है। इसका मतलब ये एटम्स जो हैं क्रिस्टल के अंदर, दे कैन एक्ट लाइक अ स्लिट। ये इतना छोटा स्लिट के तौर पर काम करेंगे कि हमारे पास एक्स रेज अगर इनमें से पास करेंगी तो वैसे ही डायफ्रैक्ट हो जाएंगी जैसे आर्म वेव डायफ्रैक्ट होती है। तो ये आइडिया किसने दिया? W.L. ब्रैग ने और W.H. ब्रैग ने। तो उन्होंने कहा कि अगर आप एक्सरे की डायफ्रैक्शन देखना चाहते हैं तो किसी लेंस से नहीं देख सकते, किसी आर्म स्लिट से, किसी ग्रिटिंग से नहीं देख सकते जैसे आर्म लाइट की डायफ्रैक्शन देख सकते हैं, बल्कि एक्सरेज की वेवलेंथ बहुत कम है। तो इनकी डायफ्रैक्शन को प्रोमिनेंट देखने के लिए आपको बहुत छोटी स्पेशल स्लिट चाहिए, और वो हमारे पास नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती है। और वो कौन है? किसी भी क्रिस्टल के एटम्स इतने करीब होते हैं कि वो एक ऐसी छोटी सी स्लिट बना रहे हैं कि एक्सरे उसमें से डायफ्रैक्ट कर सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो बच्चे पूछते हैं सर डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज है ना, लेकिन बाय क्रिस्टल ही क्यों, आप क्रिस्टल क्यों यूज कर रहे हैं? अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। तो याद रखिएगा, एक्सरे की अगर आप डायफ्रैक्शन चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे कि एटम्स अरेंज्ड इन अ क्रिस्टल आर सो क्लोज, वो इतना करीब होते हैं that their spacing is near 10 raised to the power -10 मीटर। उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 की पावर -10 मीटर के करीब करीब होता है। तो इससे हमें क्या फायदा होगा? सो दे कैन एक्ट लाइक अ स्लिट, ये एक सुराख के तौर पर काम करेंगे। किसके लिए? फॉर एक्सरेज। और अगर ये सुराख के तौर पर काम करेंगे तो इसका मतलब नतीजा क्या हुआ? हेंस एक्स-रेज can diffract through crystals. Similarly, just like all other waves, लेकिन बाकी जो वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ बड़ी होती है, तो वो ग्रेटिंग में से भी डायफ्रैक्ट हो जाते हैं, किसी और होल में से भी डायफ्रैक्ट हो जाती हैं, लेकिन एक्सरे सिर्फ क्रिस्टल में से डायफ्रैक्ट होंगी। अब ये चीज मैंने आप लोगों के सामने बनाई है। तो जस्ट इमेजिन करिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक क्रिस्टल लैटिस है, और क्रिस्टल लैटिस का अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया। ये जो ब्लैक में डॉट है ये एटम्स जुड़े हुए हैं तरतीब से। क्रिस्टल का मतलब ही यही होता है कि उसमें जो एटम्स हैं वो बड़े तरतीब से ऑर्गेनाइज्ड वे में जुड़े हुए हैं। अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एटम का ऊपर वाला प्लेन है ये एक प्लेन मैं कह देता हूं। इसी तरह से क्रिस्टल के बिल्कुल नीचे उन्हीं एटम्स का एक और प्लेन है, फिर एक और प्लेन है। इन प्लेन्स को मैंने नाम दिया पी डैश अपर प्लेन, P1 डैश लोअर प्लेन, P2 डैश उससे भी नीचे वाला प्लेन। याद रखिएगा इस प्लेन और इस प्लेन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है, एंड d इज कॉल्ड इंटरप्लेनर स्पेसिंग, मतलब दो प्लेन्स के दरमियान का डिस्टेंस। अब जरा स्टूडेंट्स तवज्जो कीजिएगा, आप सोच रहे होंगे कि ये डेफिनेशन कैसे होगी। जरा देखिए, ये हमारे पास एक्स रेज आ रही है। अब ये एक्स रेज
जब दो वेव्स में आपको दिखा रहा हूं, वैसे बहुत सी होंगी, एक्सरेज की एक वेव ऊपर वाले प्लेन से टकराकर बिल्कुल वैसे ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी जैसे मिरर से टकराकर आम लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो याद रखिएगा, इस प्रोसेस में हम कहेंगे कि वेव 1 पी डैश वाले प्लेन से, अपर प्लेन से रिफ्लेक्ट होगी। फिर इसी तरह से वेव 2 जो है वो मीडियम के अंदर तक जाएगी और निचला प्लेन जो P1 डैश है वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी। अब हमारे पास ये दोनों वेव्स का सोर्स एक ही हमारा एक्सरेज, और ये दोनों वेव सेम डायरेक्शन में भी जा रही हैं और करीब करीब भी है, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम होता है। जब कम होगा डिस्टेंस तो ये करीब करीब होंगी, सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी, सेम फ्रीक्वेंसी की होंगी। ये सारी शर्तें तो इंटरफेरेंस की हैं, तो यहां पर ये जाते हुए इंटरफेरेंस करेंगे, उस पर मैं बाद में आता हूं। लेकिन अब ये बात आप लोगों ने किस तरह से लिखनी है, आप कहेंगे तो वेव 1 जो है रिफ्लेक्ट फ्रॉम पी डैश प्लेन, ये अपर वाला जो प्लेन है, ठीक है जी, उससे रिफ्लेक्ट होगी जस्ट लाइक लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम मिरर्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। और फिर इसी तरह से हम कहेंगे कि हमारे पास जो बीम 2 है वो निचले प्लेन से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है जी। तो रे 2 एक्स रेज जो ये वाली दूसरी बीम है विल रिफ्लेक्ट, ठीक है, विल रिफ्लेक्ट एट पॉइंट सी, और वो कौन सा पॉइंट है जो निचले प्लेन पर है, ठीक है, विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम P1 डैश वाला प्लेन जो है ये वाला, ठीक है जी। अब हमने क्या देखा, दो रेज रिफ्लेक्ट होकर जा रही हैं और सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, कोहेरेंट है, इंटरफेरेंस करेंगी। तो इसका मतलब रे 1 एंड रे 2 will interfere with each other, तो वो आपस में इंटरफेरेंस करेंगे। अब इंटरफेरेंस का नतीजा क्या निकलेगा, आइए जरा हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखते हैं। उसके लिए स्टूडेंट्स हमें इनको रेज की बजाय एक वेव की तरह इमेजिन करना पड़ेगा। तो आइए जरा देखें, हमारी क्रिस्टल लैटिस है और इस पर ये दोनों वेव्स आकर टकराई। अब ये वेव्स कुछ इस तरह से टकराई हैं कि जब ये वापस जा रही हैं रिफ्लेक्ट होते हुए, आप देखें एक एक क्रस्ट के ऊपर दूसरे का क्रस्ट आ रहा है, इसका मतलब ये तो आपस में क्या करेंगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी और मैक्सिमा बनेगा। और अगर हमारे पास ये स्पेसिंग कुछ इस तरह से होती क्रिस्टल लैटिस की कि हमारे पास ये वापस जाते हुए एक के क्रस्ट के ऊपर दूसरे का ट्रफ आ रहा होता, तो अब ये क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कहीं पर हमारे पास मैक्सिमा बनेगा, कहीं पर मिनिमा, और हमारे पास वैसे ही फ्रिंज पैटर्न बनेंगे जो कहां बनते थे, हमारे पास डायफ्रैक्शन में। इसलिए इसको डायफ्रैक्शन बोला है एक्सरे की। वैसे अगर हम देखें तो एक्सरे रिफ्लेक्शन नजर आ रही है, रिफ्लेक्ट होते नजर आ रही है, लेकिन अगर आप इनका पैटर्न देखें तो वो तो पैटर्न बिल्कुल वैसे ही आएंगे जैसे मैक्सिमा और मिनिमा हम लोगों ने पढ़े। इस वजह से हम कह रहे हैं एक्सरे की डायफ्रैक्शन है। अब स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिएगा, ये जो एक्सरे की डायफ्रैक्शन है ये आम आंख से वैसे नहीं नजर आएगी जैसे रेड लेजर की डायफ्रैक्शन नजर आती है जो मैंने पिछले आर्टिकल्स में दिखाई थी। ये एक्सरे की डायफ्रैक्शन है, एक्सरे आम आंख को विजिबल नहीं होती, इसलिए इसकी जो डायफ्रैक्शन है उसको विजिबल करने के लिए हम डिफरेंट प्रोसेस यूज करेंगे, जिनमें एक तरीका यह भी हो सकता है कि आप कोई ऐसा मटेरियल आगे रख दें कि एक्सरे जब उस पर टकराए तो चमक पैदा हो, ग्लो पैदा हो, ताकि हमें एक्सरे के डायफ्रैक्शन पैटर्न्स नजर आए। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिएगा, हम इमेजिन करते हैं कि वेव 1 और वेव 2 आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें। कब हो सकता है, अगर आप देखें हमें यहां देखना पड़ेगा, वेव 1 जो है वो यहां तक जा रही है, वेव 2 जो है वो नीचे से होकर आ रही है, तो वेव 2 कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है जरा देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दोनों वेव्स हैं, यहां तक आप देख रहे हैं दोनों वेव सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं। अब जब ये वेव यहां पर रोकते हैं, जो निचली वेव है वो उसने ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया और फिर उसके बाद आप दोबारा देखें वो दोनों वेव फिर से बराबर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं।
इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं निचली वेव ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया या ऊपर वाली, तो आप कहेंगे नीचे वाली वेव ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन अगर मैं पूछूं कितना, तो आप कहेंगे सर यहां से लेकर यहां तक ये इसका एक्स्ट्रा डिस्टेंस है। तो फिर मैं यहां पर भी इसको शो कर देता हूं कि ये जो हमारे पास यहां से दोनों वेव्स यहां तक सेम डिस्टेंस, उसके बाद इसने ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया और फिर ये भी जाते हुए एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसके बाद फिर दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो इसका मतलब निचली वेव ने ये हाईलाइटेड एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब ये कितना बनेगा, मैं इस ट्रायंगल को आपके सामने जरा बड़ा करके बना देता हूं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है ट्रायंगल आपकी, ठीक है जी। आपको मालूम है जो एक्सरे है वो एंगल थीटा पर टकराई थी। अगर ये एंगल थीटा है ना, ये वाला एंगल, तो हम प्रूव कर सकते हैं कि ये एंगल भी थीटा है। जरूरत नहीं है लेकिन हम प्रूव कर सकते हैं कि ये एंगल भी थीटा है। तो हम इमेजिन कर लेते हैं ये एंगल थीटा है और ये वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जिसे मैंने बी से सी बोला, और ये यहां से यहां तक ये वाला डिस्टेंस, ये तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, डी है, तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो सीधा ये डी हो गया। अब जरा देखें, ये है वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया, ठीक है जी, ये वाला। तो इसको मैं यहां पर आपके सामने दोबारा हाईलाइट कर देता हूं, ये वाला एक्स्ट्रा डिस्टेंस। अब जरा देखिए, अगर ये डी है ना, तो हम ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से कह सकते हैं कि ये डी साइन थीटा होगा। कैसे कह सकता हूं भला, देखें साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या होता है, देखें जी, हमारे पास थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो मैं बी सी कह देता हूं। हाइपोटेनस क्या होता है, 90 के सामने वाला, यानी कि डी। यहां से बी सी किससे बराबर आया, बी सी बराबर आएगा डी, उधर जाकर साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो डी साइन थीटा। ये देखिए जी, तो बी सी किसके बराबर आ गया, डी साइन थीटा। इसका मतलब ये जो बी सी है डिस्टेंस, ये डी साइन थीटा है, तो ये डी साइन थीटा होगा। आपकी बुक ने भी यहां करके लिखा होगा डी साइन थीटा। बिल्कुल सेम कैलकुलेशन अगर इस पे करें तो ये डी साइन थीटा। अब आपको मालूम है ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस फिर कितना हो गया, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा यानी कि 2d साइन थीटा। ये है वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो एक वेव दूसरे वेव के मुकाबले में कर रही है। अब कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस हो तो हमारे पास वहां पर क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आएगा, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो वो मैंने आप लोगों को बताया था, अगर एक्स्ट्रा डिस्टेंस यानी कि पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा या 2 लैम्डा या 3 या 4 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो, यानी n लैम्डा हो, तो फिर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। याद रखिएगा, बुक किसको कहेगी, वेव्स एक दूसरे को रीइंफोर्स करेंगी। रीइंफोर्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का दूसरा नाम है। तो अगर आप ये रीइंफोर्स का वर्ड देखें यहां पर, तो आपने परेशान नहीं होना, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना है तो ये जो पाथ डिफरेंस है 2d साइन थीटा, ये कितना होना चाहिए, n लैम्डा होना चाहिए। याद रखिएगा, n लैम्डा मतलब 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, कितना भी हो सकता है। आधा लैम्डा नहीं हो सकता, 2.5, 1.5, 3.5, 4.5 लैम्डा नहीं होगा, पूरा 1 होगा, या पूरा 2 लैम्डा का डिफरेंस या पूरा 3 लैम्डा का डिफरेंस। ये n क्या है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, n को कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स इक्वेशन याद रखिएगा, एक्सरेज के लिए ही यूज हो सकती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास सिंपल सा आर्टिकल। अब आप सोच रहे होंगे इसका फायदा क्या है। आप कभी भी केमिस्ट्री में या कहीं पर भी यूज करते हैं जब कोई भी टेक्निक, तो उसमें ज्यादातर ये लिखा होता है एक्सरे टेक्निक। जब भी आपने किसी चीज का बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट करनी हो, किसी चीज का स्ट्रक्चर देखना हो, जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर देखा या किसी और चीज का स्ट्रक्चर देखा, तो हम कहते हैं एक्सरे टेक्निक। बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा, वो एक्सरे टेक्निक क्या है, वो ये टेक्निक है। होता क्या है कि यहां से जब एक्सरेज डायफ्रैक्ट होंगी और वो आगे जाकर इंटरफेरेंस करेंगी, तो डायफ्रैक्शन का जो पैटर्न बनेगा, वो पैटर्न से हम हिसाब लगाएंगे कि ये जो अंदर का स्ट्रक्चर है ये कैसा स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये इतना छोटा स्ट्रक्चर के आम आंख से हम देख तो सकते नहीं है। मिसाल के तौर पर जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया तो हम लोगों ने देखा कि हमारे पास एक चीज का एक्सरे डायफ्रैक्शन ये आ रहा है, डीएनए का। तो हम लोगों ने देखा कि डीएनए का एक्सरे डायफ्रैक्शन पैटर्न कुछ इस तरह से।
अब यहां से हम लोगों ने हिसाब लगाया कि अगर डीएनए में से एक्सरेज इस तरह का डायफ्रैक्शन पैटर्न निकालती हैं तो फिर डीएनए इस तरह के शेप में होगा। तो ये हमारे पास आप लोग जानते हैं कि डीएनए की शेप जो है वो वाकई में ऐसी होती है। ठीक है जी। तो ये तरीका है, अगर आपने कोई बहुत छोटी चीजों का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना हो, जैसे हीमोग्लोबिन, जैसे डीएनए वगैरह, तो याद रखिएगा उसका स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस एक्सरे टेक्निक के जरिए। ये बात आपकी बुक के बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ में लिखी है। एक यूज तो इस टेक्निक का ये हो गया, दूसरा यूज इसी से ऊपर वाले पैराग्राफ में लिखा है, और वो क्या है, देखिए अगर मुझे एक्सरेज पता है कि मैं कौन सी वेवलेंथ की एक्सरेज डाल रहा हूं, तो लैम्डा पता है तो मैं फिर डी फाइंड आउट कर सकता हूं। और डी क्या है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, यानी कि अगर मैं नॉन एक्सरेज उस पर बम्बार्ड करूं तो फिर मैं बता सकता हूं कि वो जो क्रिस्टल है ना उसके एटम्स के दरमियान या उसके एटम्स की जो प्लेन्स हैं उनके दरमियान स्पेसिंग कितनी है, यानी कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग फाइंड आउट कर सकता हूं। ये बात भी आप लोगों को यहां पर लिखी है, तो इसको हेडिंग बना ले, या मैं आपको जुबानी बता दिया कि आपने एंड पर यूजेस ऑफ एक्सरे डायफ्रैक्शन भी बताना है। तो ये है हमारे पास एक्सरे डायफ्रैक्शन का इस्तेमाल। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए कि आप लोगों ने देखा कि हमने डायफ्रैक्शन को कितनी जगहों पर स्टडी किया। पहले हम लोगों ने डायफ्रैक्शन को ऑब्स्टेकल के गिर्द देखा, फिर हम लोगों ने डायफ्रैक्शन थ्रू नैरो स्लिट देखी, फिर हमने डायफ्रैक्शन थ्रू ग्रेटिंग देखी, और अब हमने डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज फ्रॉम क्रिस्टल देखे। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल, इनमें फर्क करना सीखें। स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।